मेरे सामने पब्लिक सेक्टर बैंक के 2 ऑफिसर्स बैठे हैं। पहला स्केल 2, 12 साल की सर्विस हो गई है। हर सुबह 9 बजे ब्रांच ओपन होती है और रात को कई बार साढ़े 7 बजे, कई बार 8, कई बार 9, कई बार 10 भी बज जाते हैं, ब्रांच बंद होती है। मंथ में कोई भी ऐसा शनिवार नहीं होता, सेकंड या फोर्थ, जिस दिन ब्रांच ओपन ना होती हो। ये ऑफिसर खुद लोन फाइल प्रोसेस भी करता है, लोन भी करता है, एनपीए की रिकवरी के लिए फील्ड में भी जाता है, कस्टमर्स को पॉलिसी समझाता है, स्कीम समझाता है, सब कुछ करता है और इसको पीएलआई मिलती है, यानी कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मिलता है 15 दिन का। दूसरी तरफ मेरे सामने स्केल 5 बैठा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ साइन करने, फ़ोन करने और रिव्यू मीटिंग अटेंड करने के पैसे लेता है। क्योंकि इसका जो काम है बैंक में, वो सारा काम कोई ना कोई स्केल 1, 2, 3 ही कर रहा होता है। सर्कल ऑफ़िस हो गया, चाहे रीजनल ऑफ़िस हो गया, चाहे ज़ोनल ऑफ़िस हो गया, चाहे हेड ऑफ़िस हो गया, वहाँ पर जितने भी स्केल 5 हैं, स्केल 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, उनके मोस्ट ऑफ द सारे के सारे काम कोई ना कोई 1, 2, 3 ही कर रहा होता है। ये लोग सिर्फ साइन करने के पैसे लेते हैं, फ़ोन करने के पैसे लेते हैं, एग्ज़ीक्यूशन भी खुद नहीं करते, प्लानिंग भी खुद नहीं करते। ये सिर्फ बोलते हैं कि मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए और वो कोई ना कोई स्केल 1, 2, 3 ही कर रहा होता है और इसको पीएलआई मिलती है 365 दिन की। सेम बैंक, सेम ईयर, सेम प्रॉफ़िट, लेकिन पीएलआई में डिफ़रेंस 14 लाख से ज़्यादा का। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? और अगर आप सोच रहे हैं कि ये भारत है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, यहाँ पर ऐसा ही होता है, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। क्योंकि जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो सिस्टम और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। मेरा नाम है योगेश, आप देख रहे हैं बैंकपीडिया और आज हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पीएलआई डिस्क्रिमिनेशन और उस यूनियन के बारे में, जो आपको लगता है कि वो आपके लिए काम कर रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि पीएलआई है क्या? पीएलआई का मतलब है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि वो इंसेंटिव जो परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉयज़ को उनकी बेसिक पे और डीए के आधार पर बैंक की ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से ईयरली एक बोनस दिया जाता है। इसी को पीएलआई कहते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 11th बायपार्ट सेटलमेंट 2020 से। और ये बोनस देने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था। अगर बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल 5% से बढ़ता है तो 5 दिन की सैलरी, अगर 10% से बढ़ता है तो 10 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी और अगर 15% से बढ़ता है तो 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी जाएगी। फिर चाहे वो स्केल 1 हो या फिर स्केल 7, सबको बराबर का बोनस दिया जाएगा। 2024 में 12th बायपार्ट सेटलमेंट आया 9th जॉइंट नोट के साथ और सिस्टम थोड़ा फ्लेक्सिबल हुआ। अब 5 से 15 दिन तक 8 पैरामीटर्स में से 5 चूज़ करके मैट्रिक्स बनेगा। कासा ग्रोथ, एनपी रिडक्शन, आरओए, आरओई, गवर्नमेंट स्कीम्स, टोटल बिजनेस, ये सब फैक्टर हैं और अभी भी ऑफिशियली पीएलआई बैंक वाइड है, इंडिविजुअल नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम क्रिएट की डीएफएस ने, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। लेट 2024 में डीएफएस ने एक प्रपोजल दिया, स्केल 4 और उससे ऊपर के ऑफिसर्स के लिए पीएलआई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड होगी और मैक्सिमम 360 दिनों की सैलरी तक जा सकती है। लेकिन स्केल 1 से स्केल 3 के लिए वो लॉक हो गया, सिर्फ 15 दिन तक की सैलरी ही दी जा सकती है। स्केल 4 पर 30% का कैप, स्केल 5 पर 50% का कैप, लेकिन स्केल 6 से ऊपर 100% फुल, कोई कैप नहीं। एक्स जो पहले ट्विटर था, उस पर एक टेबल सामने आई जिसमें क्लियरली दिखाया गया कि अगर 360 दिनों के बेसिस पर यूनिफॉर्म पीएलआई हो तो स्केल 1 को मिलते हैं 8,06,400 रुपये, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन वाले स्ट्रक्चर में 38,976 ही मिले। सेम बैंक, सेम ईयर, सेम प्रॉफिट। ये परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव नहीं है, ये पोजीशन लिंक्ड इंसेंटिव है। अब यहाँ पर एक आर्गुमेंट आता है कि जो स्केल 4, 5, 6, 7, 8 टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, यही तो पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं, यही तो डिसीजंस लेते हैं, यही टारगेट सेट करते हैं। अगर ये नीचे वालों को मैनेज ना करें तो कोई काम ही ना करे, हर कोई कामचोर बन जाए। ऊपर वाले काम असाइन करते हैं तभी तो नीचे वाले करते हैं। टॉप एग्जीक्यूटिव्स के बिना फ्रंटलाइन वर्कर्स कुछ भी नहीं है। माना ये बात ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ प्लानिंग होती रहेगी, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो फिर उस काम का फ़ायदा क्या? जो लॉजिक ये कहता है कि टॉप मैनेजमेंट काम दे रही है तभी तो फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, वही सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है कि अगर फ्रंटलाइन ऑफिसर्स नहीं होंगे तो फिर टॉप एग्जीक्यूटिव का क्या काम? वो तो सिर्फ पेपर वर्क रह जाएगा, नीचे एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं होगा। और कोई भी बैंक सिर्फ पेपर वर्क से नहीं चलता, कोई भी बैंक सिर्फ टारगेट सेट करने से नहीं चलता। टारगेट्स को अचीव करने के लिए ग्राउंड पर उतरना पड़ता है, कस्टमर की नब्ज समझनी पड़ती है और ये काम जो ग्राउंड लेवल की वर्कफोर्स टीम है वही करती है, जो फ्रंटलाइन ऑफिसर्स हैं वही करते हैं। वो ब्रांच में बैठते हैं, वो ब्रांच से बाहर निकलते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, उनकी कंप्लेंट सुनते हैं, एनपीए रिकवरी के लिए जाते हैं, लोन डिसबर्समेंट के लिए जाते हैं, इंश्योरेंस के टारगेट्स पूरे करते हैं और यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, उनके भी टारगेट जो ग्राउंड लेवल की टीम होती है वही फुलफिल करती है। और ये जो सारा काम है ये मैक्सिमम स्केल 1, 2 और 3 ही कर रहे होते हैं।
अगर किसी ब्रांच में स्केल 4 है तो वो भी अपना काम आगे असाइन कर देता है, वो ऑफिस ऑर्डर निकाल देता है और सारा का सारा काम 3, 2 और 1 ऑफिसर पे डाल देता है। मैंने बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस की स्टोरी सुनी है जहाँ पर अगर स्केल 4 है तो वो अपना सारा काम नीचे वालों को असाइन कर देता है। वो सिर्फ ये कहता है कि मैं तो सिर्फ मैनेज करूँगा, मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं कहीं साइन नहीं करूँगा। स्केल 3 को अथॉरिटी दे देता है, ऑफिस ऑर्डर निकाल देता है। तो ओवरऑल जो बैंक में एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो या तो क्लर्क है और या फिर 1, 2 और 3 है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ये PLI का आप टेबल देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। टॉप मैनेजमेंट का टारगेट सेट करना, डायरेक्शन देना, ब्रांच में वर्कफोर्स को डिसाइड करना, ये सब बहुत ज़रूरी है माना, लेकिन एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़रूरी होता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट और ग्राउंड लेवल के जो फ्रंटलाइन ऑफिसर्स हैं दोनों मिलकर बैंक के लिए प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर दोनों मिलकर बैंक के लिए प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो फिर दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। सैलरी और बाकी पर्क्स तो डेजिग्नेशन के हिसाब से मिलते ही हैं, लेकिन परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव ये तो कम से कम बराबरी का होना चाहिए। और जिस हिसाब से ये दिया जा रहा है उसे परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव कम, हायरार्की लिंक्ड इंसेंटिव कहना ज़्यादा ठीक है। अब आते हैं हमारी कहानी के दूसरे हिस्से पे, यानी कि यूनियन। बहुत सारे लोगों का ये तर्क है कि यूनियन एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत कुछ करती है और बहुत सारे लोगों का ये भी तर्क है कि यूनियन एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ भी नहीं करती है। अब इन दोनों बातों में ये तय करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। अगर हम फैक्ट्स और रिजल्ट्स की बात करें तो 12th बायपार्ट सेटलमेंट 2024 में साइन हुआ। बैंकर्स को 15% का वेज हाइक मिला, PLI स्ट्रक्चर अपडेट हुआ, 5 डे बैंकिंग पर एग्रीमेंट साइन हुआ। ये सब कुछ हुआ क्योंकि यूनियन थी नेगोशिएट करने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए। लेकिन रिजल्ट्स कितने मिले? 5 डे बैंकिंग आज भी बैंकर्स को नहीं मिला और जिस 15% वेज हाइक पर यूनियन खुश हो रही थी, ताली बजा रही थी, उसे बहुत सारे बैंकर्स ने कहा कि ये बाकी सेक्टर्स के मुकाबले कुछ भी नहीं। अगर हम फैक्ट्स और रिजल्ट्स की बात करें तो यूनियन ने हमेशा देरी ही की है। 5 डे बैंकिंग का जो मुद्दा है वो 2014-15 से पेंडिंग है, 10 साल से ज़्यादा हो गए। 2024 में जाकर साइन हुआ, लेकिन अभी भी जो 5 डे बैंकिंग का प्रपोजल है वो RBI और गवर्नमेंट की तरफ से पेंडिंग है, उन्होंने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। और इसी के चलते 27 जनवरी 2026 को बैंकर्स ने फिर से स्ट्राइक की। अगर हम पीछे कई सालों की बात करें तो यूनियन ने हमेशा 5 डे बैंकिंग के नाम पे स्ट्राइक करने की घोषणा की और फिर उसको डेफर कर दिया। ऐसा बहुत बार हुआ और इस बार बैंकर्स के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि इस बार भी अगर स्ट्राइक डेफर हुई तो वो यूनियन को छोड़ देंगे। तो यूनियन ने बैंकर्स के गुस्से को थोड़ा सा शांत करने के लिए 27 जनवरी 2026 को स्ट्राइक अनाउंस की और स्ट्राइक की भी, लेकिन वो स्ट्राइक का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, वो स्ट्राइक कंप्लीटली फेल हो गई। अब यूनियन PLI डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है, इसे बायपार्ट सेटलमेंट का वायलेशन बोल रही है, लेकिन DFS को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो यूनियन की कुछ भी नहीं सुन रही। जो DFS ने कह दिया वो सभी बैंक इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं और यूनियन बस बयानबाजी कर रही है। जब भी यूनियन कुछ अचीव करती है तो लेवी के नाम पे बैंकर्स के सामने खड़ी हो जाती है कि हमने तुम्हारा ये काम करवाया है, हमें इतनी लेवी दो। लेकिन तब कोई नहीं कुछ कहता जब वही यूनियन कई कई साल लगा देती है, एक डिमांड बैंकर्स की फुलफिल नहीं करवा पाती, बैंकर्स पर अटैक नहीं रुकवा पाती, बैंकर्स की कम्युनिटी में जो सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं उनको पहचान नहीं पाती, उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाती। यूनियन जनता के सामने ये दिखाने में कम्प्लीटली फेल हुई है कि बैंकर्स कितने दबाव में काम कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन की थी कि वो जनता के सामने बैंकर्स की असली पिक्चर लेके आए, बैंकर्स किस दबाव में काम करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ की कंडीशन क्या है, जो एक हाइप बना हुआ है कि बैंकर्स को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है उसकी सच्चाई क्या है, ये सब कुछ अवेयरनेस फैलाने की जिम्मेदारी यूनियन की थी, जो वो कम्प्लीटली इसमें फेल हुई है। आज यूनियंस को ये भ्रम हो रखा है कि वो है तो बैंकर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बैंक एम्प्लॉयज़ हैं तो ही यूनियन है। जो बैंक यूनियंस हैं वो मेंबर से ही चलती हैं और मेंबर जब चंदा देते हैं, अपनी सैलरी से एक छोटा हिस्सा कटवाते हैं, तभी यूनियन वो चल पाती है, फंक्शनल हो पाती है। हर एक मेंबर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी यूनियन से पूछे कि उसके साल का पूरा खर्चा पानी क्या रहा, क्या हिसाब किताब रहा। और ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर इस चीज़ का प्रोविज़न है कि आप अपनी यूनियन की अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हो, चेक कर सकते हो, लेकिन किसी भी मेंबर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी यूनियन से कोई भी सवाल कर सके। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं और देखे भी हैं जहाँ पर अगर मेंबर व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई सवाल पूछ लेता है ऐसा जो किसी यूनियन रिप्रेजेंटेटिव को पसंद नहीं आता, तो वो या तो उसको ब्लॉक कर देता है या ग्रुप से बाहर निकाल देता है और या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सेंड करने की परमिशन को ही
बंद कर देता है। अब लास्ट में इस पूरी वीडियो का सार समझते हैं। देखो, नो डाउट यूनियन अपना काम कर रही है। आज भले ही वो स्लो हो गई है, उसके अंदर पर्सनल बेनिफिट्स को लेकर ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। जो उसके शुभचिंतक हैं उनके लिए वो ज़्यादा परेशान होती है, ज़्यादा काम करती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यूनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। एक टाइम ऐसा भी था जब यूनियन के एक हुंकार मारने पे पूरी सरकार कांप जाती थी, डर जाती थी। और यूनियन को ये चीज़ समझनी चाहिए कि सरकार उनके साथ क्या गेम खेल रही है। वो यूनियन को बैंक एम्प्लॉयज़ के सामने कमज़ोर साबित करने में लगी हुई है और उसने ये बहुत अच्छे से कर भी लिया है। और जो ये पीएलआई डिस्क्रिमिनेशन है, इसकी वजह से आने वाले टाइम में जो ग्राउंड लेवल का स्टाफ है उस पर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ने वाला है। इंश्योरेंस सेल करने का प्रेशर बढ़ेगा, कासा बढ़ाने का प्रेशर बढ़ेगा, डिपॉजिट लाने का प्रेशर बढ़ेगा, लोन करने का प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि अगर ऊपर वालों को इतना ज़्यादा अमाउंट दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ फ़ोन करने का, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू मीटिंग में ग्राउंड लेवल के स्टाफ को ह्यूमिलेट करने का, तो फिर वो और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। और जब ऐसा होगा तो बैंकर्स की मेंटल हेल्थ और ज़्यादा नीचे ही जाएगी और हमें आने वाले टाइम में और ज़्यादा ऐसे केसेस सुनने को मिलेंगे कि किसी ने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया या फिर किसी ने अपनी ज़िंदगी से ही रिज़ाइन कर दिया। इस वीडियो को हो सके तो हर एक बैंकर के साथ शेयर करना। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो बैंकपीडिया को सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।